जो अब तारीख आ गई है 17 अप्रैल से पहले स्टेट बैंक ने ये पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब अगर जाहिर बात है इफ्स एंड बट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर तब भी ना हुए, अब इसके बावजूद ये ना हुए, क्योंकि हुकूमती साइड से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये हो ही नहीं सकता, तो तब क्या होगा? अजहर साहब, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं। अजहर साहब, फिर क्या होगा अगर ये भी पैसे ट्रांसफर ना हो? अब यही मंसूर भाई, बात फ़र्क यही है, जो पॉलिटिकल लोग हैं ना वो ये रिस्क लेते हैं। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को आपको याद है, मेरी पिटीशन पे डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था जब वो कंटेम्प्ट में सज़ा हुई थी, और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बड़ा एक टाइम लगाया था सदारती ओहदा छोड़ने के लिए। जो आपके एग्जेक्टिव हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो रिस्क नहीं लेती, दे विल गो बाय द बुक। अच्छा। और बुक जो है वही कह रही है जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हम इसको अपने ख्वाहिशात में रखें, वो एक अलहदा बात है। क्वेश्चन एक बड़ा सीधा सा, बड़ा सिंपल सा वे आउट है कि जब ये पैसा है, पैसा किसके लिए आना है सर? इलेक्शन कराने हैं। ठीक है। और यहाँ प्रायोरिटी में भी देखा जाए तो नंबर 1 प्रायोरिटी आपका इलेक्शन है। चलें फर्ज करें ये यही वाले इलेक्शन जो हैं आपके एनुअल होने अगर हैं, तो उन्होंने एनुअल में रख लिया जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वैसे दो एतराजात थे ना, एक पैसा एक सिक्योरिटी। हाँ जी। चले पैसे के हवाले से तो आपने कर दिया, सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह होगा? अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से चूंकि आई वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द लास्ट हियरिंग्स, और जब सेक्रेटरी डिफेंस आए थे तो उनसे दो चीज़ें पूछी गई। उनसे पूछा गया पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से और रिजर्व के हवाले से। ठीक है। तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा जी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अवेलेबल हैं और रिजर्व भी अवेलेबल होगी। लेकिन एक दूसरी बात जो बड़ी है, जो कोर्ट का एक बड़ा कंसर्न था कि यहाँ को कॉम्बैट तो करना नहीं, यहाँ लड़ाई तो कोई नहीं लड़नी है, तो इसके लिए नेवी के और वाई नॉट जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, दे कैन कम। वाकई सिर्फ एक्चुअली तो वहाँ आपको पिस्तौलें लेके तो नहीं खड़े होना ना। जो सेंसिटिव एरिया होंगे वहाँ पुलिस काम कर लेगी, बाकी ये लोग एक दिन के लिए सर चाहिए। मंसूर साहब, सवाल ये है कि ये कच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यूस प्रिपरेशन है, वो हो सकता है साल चले, 1.5 साल चले। इलेक्शन में सिर्फ आपको एक दिन के लिए चाहिए, जिस दिन आपने इलेक्शन करना है उस दिन आपको ये लोग चाहिए। मियां दाऊद साहब, मेरे ख्याल में फिर हम हल की तरफ पहुंच गए। अब तो फिर ये मेरे ख्याल में 17 अप्रैल तक इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो डेट आई हुई है 14 मई की, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन देखें उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है। सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे। देखते हैं कि सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे। आपने आज बैठ के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया। आप कह रहे हैं वो रेफरेंस जी, उस रेफरेंस की बुनियाद और है, इस रेफरेंस की बुनियाद वो जज साहब ने खुद मिसकंडक्ट कर दिया ना। सर एक हुक्म है ना, वो हुक्म नहीं है ना सर। अमल दरामद रोका ना उसके ऊपर। ना सर, वो उन्होंने अपने कानून की खिलाफवर्जी कर दी। 2010 में डॉक्टर मुबशर हसन केस में 17 रुकनी बेंच ने कह दिया कि आपने ना दोनों, बल्कि वो तीसरे जो हमारे मेहमान हैं निहाल हाशमी साहब, वो भी एक वकील है। जी, तो रेलेवेंट और लीगल बात है। हाँ, नहीं वो आप लोग तो ध्यान रख लीजिएगा, मैं वकील नहीं हूँ। नहीं, आपको हम बचा लेंगे कि मुझे बुला ले। नहीं, डॉक्टर मुबशर हसन केस में 17 रुकनी बेंच ने कह दिया कि आपने बिल को हाथ नहीं लगाना। इवन आपने कानून के खिलाफ हुक्म इम्तनाई भी जारी नहीं करना, आप उसको फाइनली सेट असाइड कर दें। अच्छा। उससे पहले 1989 में एतजाज हसन केस में भी यही सुप्रीम कोर्ट 12 रुकनी बेंच होल्ड कर दिया। तो ये 8 रुकनी बेंच ने बिल को कैसे सस्पेंड कर दिया? ठीक, कैसे हुक्म इम्तनाई कर दिया? और फिर तब कर दिया ये जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 जो है उसकी वायलेशन है। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर होगा, आप वहां पे अपने आप को रिक्यूज दी जाती है। हस्बा बिल का तो इशू दूसरा था, वो तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में इधर आया था। अच्छा। ये सदर अगर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में यहाँ पर भिजवा देते और फिर सुप्रीम कोर्ट कर देती तो फिर कोई इतराज नहीं था। अच्छा। ये तो डायरेक्ट 1843 की पटिशन, तो अगर वो अब कर दें सर, अब तो मिसकॉन्डक्ट कर गए ना 8 के 8 जज साहबान। अच्छा। अगर तो जो जज साहबान ने 8 जज साहबान ने अपने फैसले में यह बात लिखी कि हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि चूंकि ये पार्लियामेंट से निकल चुका है बिल, तो ये एक्ट बन चुका है, तो इसलिए हम इसको इसके ऊपर अमल दरामद रोक रहे हैं, और जब सदर नोटिफाई कर देंगे तब तो हतमी तौर के ऊपर अमल दरामद रोक दिया जाएगा। तो जब ये बिल बन चुका हुआ था तो फिर सदर चीजें पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर बेंच नहीं बना सकते थे और फिर उसकी खुद सरबराही भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बिल उनके हवाले से था। एक तो इस रेफरेंस में ये पॉइंट है, और फिर जो बाकी 4 फ्यूचर के चीफ जस्टिस साहबान है वो भी इस बेंच में शामिल है। मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक साहबा और मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब, वो भी नहीं इस बेंच में, क्योंकि उनके भी जो आज खुद नोटिस लेने की जो पावर्स है उनको रेगुलेट करने का मामला है
उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उनको भी इसमें नहीं बैठना चाहिए था। तो ये, और उसके अलावा आप देख ले 4-3 का फैसला और 3-2 वाला फैसला, उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिवाइड हुई और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात लिखी हुई है। अजहर साहब जरा इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं निहाल हाशमी साहब से भी मैं बात करूं। निहाल साहब, मुझे नहीं याद पड़ता हालिया किसी तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इतनी बड़ी डिविजन्स जो हैं वो देखने में आए, और खास तौर पे जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं इस बिल्डिंग से, मेरे ख्याल में कौम के लिए, मुल्क के लिए कोई ज्यादा अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। आप इसमें हुकूमत होने के नाते कम से कम आप भी लग रहा है कि इस आग के अंदर जो है ना वो ईंधन झोंक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा हर जो हुक्म आ रहा है हुकूमत को उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मंसूर साहब, अदालतें जो हैं वो होती हैं कि माशरे में नाइंसाफी, निहाल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? को उसका खात्मा करे। जी मुझे आ रही है, मैं आपको जवाब ये दे रहा हूं कि अदालतों का काम है माशरे में नाइंसाफी। निहाल साहब को मेरे ख्याल में मेरी आवाज नहीं आ रही, हम लोग जरा टेक्निकली इसको चेक करते हैं। अजहर साहब, ये आपने जो सारा मुझे आपकी आवाज, ये जो रेफरेंसेस अब फाइल कर दिए सर, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। मंसूर साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। ठीक है, ये मैटर बहुत पहले सेटल हो चुका है। अगेंस्ट एनी जुडिशियल डिसीजन रेफरेंस कैन नॉट बी फाइल्ड। अच्छा, इट कांट बी टर्म्ड एज मिसकंडक्ट। अच्छा, और वो जैसे मज़हर अली नकवी साहब के हवाले से, एक जजमेंट के हवाले से मामला ये चला, लेकिन अक्रॉस वर्ल्ड जूरिस्प्रूडेंस सेटल्ड है। मिसकंडक्ट कहाँ होना है? मिसकंडक्ट का सुप्रीम एग्जाम्पल वो जस्टिस काजी फाजिसा का था, वो आज तक सेटल नहीं हो सका कि उनकी मनी ट्रेल आज भी अवेलेबल नहीं। मैं उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पड़ी है। नहीं, उनके सारे साथ से वो नहीं है, वो काजी फाजिसा साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने तो अपने सारी चीजें यूं कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, फिर यूं कर लेते हैं। इसको हम, एक बड़ा मजा आता है, इसको चैलेंज की शक्ल में ले आते हैं कि जो 13.5 करोड़ रुपया मिसेस सरीना ईसा ने डिक्लेयर नहीं किया था, बाद में डिक्लेयर किया, और टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर बाकायदा डिटेल्ड इंक्वायरी करके बता दिया, और 4.5 करोड़ के करीब टैक्स भी निकाला था। और ये 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जब वो जज बने थे उस वक्त थी। अगर तो डिक्लेयर की होती तो बात कुछ और होती। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपके सामने कमिंग बैक टू द रेफरेंस, मैं उसकी तरफ आ बात करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपके सामने रख दूं, पहले मैं आपके सामने ये रख दूं, अब चूंकि केस मैंने किया है, मैंने बाकायदा दो पिटीशन जो हमने बनाई थी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ, समी इब्राहिम की तरफ से, एक राजा आमिर और अब्दुल्ला मलिक की तरफ से। इशू बड़ा सिंपल सा है, इशू है दायरा इख्तियार का, जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन जब नहीं है ना, तो उसके ऊपर जितना भी आप सुपर स्ट्रक्चर करेंगे वो वाइड होगा। अच्छा, हुआ है। इशू क्या है? इशू है कि क्या कोई पार्लियामान रूल्स ऑफ प्रोसीजर सेट कर सकती है? अगर ये सेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर तो नेशनल असेंबली के रूल्स, प्रोविंशियल असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस फेडरल गवर्नमेंट के, रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, फिर तो ये सारे का सारा जो आप ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो आप खत्म कर देंगे। अच्छा, दूसरा जो बेसिक आर्गुमेंट इसके अंदर है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर और बेंचेस कैसे कॉन्स्टिट्यूट है ना, ये पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 में सेटल हो गया। और जस्टिस काजी फाजिसा के केस में जब ये लार्जर बेंच मांग रहे थे तो उस वक्त ये बात जब बैठ कर सेटल हुई, और फिर जस्टिस गुलजार साहब ने एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जैसा ये चाह रहे थे। तो जहां तक बेंच की कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वो लॉ बड़ा क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और अक्रॉस वर्ल्ड, अब सॉरी पूरी दुनिया में भी अगर कॉन्सेप्ट देख लें, अगर हमने ये शुरू कर दिया ना, तो फिर तो हाई कोर्ट, पूरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस करता है रोस्टर सारे, फिर तो आपको जुरिस्प्रूडेंस को नई इवॉल्व करनी पड़ेगी और नया सेट करना, और ये करना भी अगर है तो इट नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरी बात आते हैं कि स्टे क्यों कर दिया? बड़ी सिंपल सी बात है, एक विदाउट जुरिस्डिक्शन या गैर कानूनी एक बिल बना, वो बिल गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, उसने सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शंस लगाए, वापस भेजे इनको कि भाई देखें, और वही ऑब्जेक्शंस है जिसकी बेस पे आगे स्टे हुआ। पार्लियामेंट ने क्या किया? ज्वाइंट इजलास बैठा और उन्होंने पास कर दिया। अब पार्लियामेंट ने जो पास कर दिया है ना, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। अच्छा। ये करना होगा तो पार्लियामेंट किसी और बिल के जरिए रिवर्स करेगी। अलग है, सदर के पास एक पोस्ट ऑफिस के तौर पर गया है, 10 दिन वहां टेबल पे पड़ा हुआ है, यानी ये मोबाइल है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, मोबाइल पड़ा हुआ है, 10वें दिन ये नीचे आ जाएगा।